इस ट्रेनिंग सेशन में हम हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पॉलिसीज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि NABH के 5th एडिशन के अनुसार बनी है। इस ट्रेनिंग सेशन में जो पहली पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे वो है PSQ1 पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। हॉस्पिटल में एक पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के ऊपर आधारित है। 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं, जिनमें कि पहला इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के अलग अलग प्रोसीजर से पहले, पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले या पेशेंट को दवाई देने से पहले करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 2 आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कि एक आइडेंटिफायर पेशेंट का UHID नंबर और दूसरा आइडेंटिफायर पेशेंट का नाम होता है। दूसरा पेशेंट सेफ्टी गोल है टू इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है या वार्ड से OT या कैथ लैब या OT या कैथ लैब से वार्ड में शिफ्ट किया जाता है या स्टाफ का हैंडओवर होता है, जब एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को पेशेंट का हैंडओवर देता है, तो ये सभी हैंड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रॉपर और पूरे तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए सभी हैंडओवर जैसे कि नर्सिंग हैंडओवर और डॉक्टर हैंडओवर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किए जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड तरीका है इस बार ISBAR। आई से आइडेंटिफिकेशन यानी कि हैंडओवर में पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सिचुएशन यानी कि हैंडओवर में पेशेंट की करंट सिचुएशन के बारे में डिटेल होनी चाहिए। B से बैकग्राउंड यानी कि हैंडओवर में पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में डिटेल होनी चाहिए। और A से असेसमेंट यानी कि हैंडओवर में पेशेंट की करंट शिफ्ट में असेसमेंट की डिटेल होनी चाहिए। और R से रिकमेंडेशन, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो भी काम रह गया है उसकी रिकमेंडेशन भी हैंडओवर में होनी चाहिए। इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड हैंडओवर के जरिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाती है और पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जाती है। तीसरा पेशेंट सेफ्टी गोल है टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। हाई अलर्ट मेडिकेशन की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल में सभी हाई अलर्ट मेडिकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको प्रॉपरली लेबल किया गया है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। हाई रिस्क मेडिकेशन को डिस्पेंस करने से पहले भी डबल चेक किया जाता है और हाई रिस्क मेडिकेशन को पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले भी डबल चेक किया जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को हाई रिस्क मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद प्रॉपरली मॉनिटर भी किया जाता है। हॉस्पिटल ने सभी लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स यानी कि एक जैसी दिखने वाली और एक जैसे नामों वाली ड्रग्स की लिस्ट बनाई है और इन दवाइयों को अलग अलग स्टोर किया जाता है ताकि उनमें मिक्सिंग ना हो पाए। सभी हाई रिस्क और लासा ड्रग की सेपरेट स्टोरेज की जाती है ताकि हाई रिस्क मेडिकेशन की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। चौथा पेशेंट सेफ्टी गोल है टू इंश्योर सेफ सर्जरी। सेफ सर्जरी इंश्योर करने के लिए सभी सर्जिकल पेशेंट्स की साइट मार्किंग की जाती है। सभी पेशेंट की प्री ऑप चेकलिस्ट भरी जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जाने पर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की मदद से डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, स्टाफ और पेशेंट की पहचान की जाती है। ऐसा करने से रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइट, रॉन्ग सर्जरी को रोका जाता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद पोस्ट ऑप चेकलिस्ट भरी जाती है। इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी सेफ सर्जरी इंश्योर करने में हमारी मदद करता है। इसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्फेक्शन की सर्विलेंस, HEPA फिल्टर की क्लीनिंग का ध्यान रखा जाता है। पांचवा इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस यानी कि पेशेंट को हॉस्पिटल में होने वाली इन्फेक्शन से बचाना। इसके लिए हैंड हाइजीन सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स की हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए मॉनिटरिंग की जाती है और उनसे बचाव के जरूरी तरीके अपनाए जाते हैं। छठा और लास्ट इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट्स हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स यानी कि गिरने की वजह से पेशेंट को होने वाले नुकसान से पेशेंट को बचाना। इसके लिए सभी इन पेशेंट्स का फॉल रिस्क असेसमेंट किया जाता है। मोर्स फॉल रिस्क स्केल का इस्तेमाल करके सभी एडमिटेड पेशेंट्स का फॉल रिस्क असेसमेंट किया जाता है और जिन भी पेशेंट्स के गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है उन पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि बिस्तर से उठने से पहले
वो नर्सिंग कॉल बेल की मदद से नर्स या जीडीए को अपनी सहायता के लिए बुला लें। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल में लगाए गए पेशेंट सेफ्टी डिवाइसेस की, जिनसे कि पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट या लागू करने में मदद मिलती है। हॉस्पिटल के सभी हिस्सों में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे एक रैंप है जिसकी दोनों ओर साइड रेलिंग लगाई गई है ताकि पेशेंट इसका सहारा लेके हॉस्पिटल में आ सकें। हॉस्पिटल के सभी फ्लोर्स पे जाने के लिए लिफ्ट्स हैं ताकि व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर आने वाले पेशेंट्स भी अलग अलग फ्लोर्स पे जा सकें। हॉस्पिटल के सभी इनपेशेंट बेड्स पे नर्स कॉल बेल लगाई गई है ताकि पेशेंट अपने बेड से ही नर्स को बुला सकें। हॉस्पिटल की लिफ्ट में ब्लाइंड फ्रेंडली लिफ्ट बटन्स लगे हैं, यानी कि ब्लाइंड लोग भी हाथों से छूकर इन बटन्स को पढ़ सकते हैं और अलग अलग फ्लोर पे लिफ्ट को ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल के वॉशरूम्स में ग्रैब बार लगाए गए हैं ताकि पेशेंट इनका सहारा लेके उठ और बैठ सकें और पेशेंट के गिरने का खतरा कम हो जाए। हॉस्पिटल की सभी सीढ़ियों में हैंड रेल लगाई गई है ताकि पेशेंट्स इनका सहारा लेके सीढ़ियों पर आराम से चढ़ सकें। हॉस्पिटल में जहां भी फ्लोर का लेवल ऊंचा या नीचा है, जैसे कि सीढ़ियों के शुरू होने या खत्म होने पर, वहां पे इस ऊंचे या नीचे फ्लोर के लेवल को एक अलग रंग की कलर्ड पट्टी से दर्शाया गया है ताकि कोई पेशेंट ठोकर लगने से ना गिरे। इसके अलावा हॉस्पिटल में जितने भी स्ट्रेचर और व्हीलचेयर्स हैं उनके ऊपर सीट बेल्ट्स और साइड रेल्स लगाई गई हैं और सभी स्ट्रेचर्स और व्हीलचेयर्स पे ब्रेक्स लगाई गई हैं ताकि पेशेंट उन पर से ना गिरे। इसके अलावा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में एक डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट है जिसमें कि पेशेंट व्हीलचेयर के साथ भी जा सकता है। इन सभी पेशेंट डिवाइसेस की समय समय पर हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी चेकिंग करती है कि ये सभी सेफ्टी डिवाइसेस ढंग से काम कर रहे हैं। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है PSQ 7 इंसिडेंट रिपोर्टिंग। हॉस्पिटल में होने वाले किसी भी इंसिडेंट को कोई भी स्टाफ रिपोर्ट कर सकता है। हॉस्पिटल के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें किसी भी इंसिडेंट के बारे में पता चलता है या वो किसी इंसिडेंट को देखते हैं या उनके साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसे वो 2 घंटे के अंदर इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म के जरिए अपने HOD को रिपोर्ट करें। इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म मेन सिक्योरिटी गेट पे 24 घंटे उपलब्ध रहता है। एक बार इंसिडेंट HOD को रिपोर्ट कर दिया जाता है तो HOD की जिम्मेदारी है कि वो इस इंसिडेंट को इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म के जरिए 48 घंटे के अंदर क्वालिटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। हर महीने होने वाली सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में सभी इंसिडेंट फॉर्म डिस्कस किए जाते हैं जहां पर कि इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, इनके रूट कॉज एनालिसिस को फाइनलाइज किया जाता है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। जब भी आप इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म के जरिए किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें इंसिडेंट के बारे में सारी की सारी जानकारी लिखें, जैसे कि इंसिडेंट कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ और इंसिडेंट में क्या इक्विपमेंट या लोग इन्वॉल्व थे। इससे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे जस्ट कल्चर की। जस्ट कल्चर का मतलब है कि जब आप इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं तो उसका मकसद किसी स्टाफ की गलती पहचानना या किसी स्टाफ को डांटना नहीं होता है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग की मदद से हम अपने प्रोसेसेस और प्रोसीजर को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट करने और उनका एनालिसिस करने से हमें तरह तरह के रिस्क से एम्प्लॉय और पेशेंट की सेफ्टी के लिए बेहतर प्रोसेस बनाने में मदद मिलती है। हॉस्पिटल के बने हुए प्रोसेसेस में अगर कोई लूप होल्स हैं तो उनका पता भी इंसिडेंट रिपोर्टिंग से लगता है। इसलिए हम इंसिडेंट रिपोर्टिंग के एनालिसिस से इन लूप होल्स को बंद कर सकते हैं और अपने प्रोसेसेस को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटिनल इवेंट्स की। जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट और सेफ्टी कमेटी उन इंसिडेंट्स को एनालाइज करती है और कैटेगराइज करती है। ये इंसिडेंट्स नियर मिस से लेकर सेंटिनल इवेंट्स तक कैटेगराइज किए जाते हैं। सेंटिनल इवेंट्स ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें पेशेंट या एम्प्लॉय को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे कि उसे 14 दिन से ज्यादा डिसेबिलिटी
का सामना करना पड़ता है या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सेंट्रल इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट का रह जाना या गलत पेशेंट की गलत सर्जरी हो जाना। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ROM 5D फेलियर रिपोर्टिंग सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है, हम ATM पर पैसे निकालने जाते हैं और मशीन खराब होती है। इससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हॉस्पिटल में भी अलग अलग प्रोसेसेस के प्रोसेस ओनर होते हैं, यानी कि अलग अलग काम को देखने के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज होते हैं और हर एक एम्प्लॉय के काम पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम डिपेंड करता है। इसलिए सभी प्रोसेस ओनर्स या मशीन ओनर्स या टेक्नीशियंस की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनका प्रोसेस या वो मशीन जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं वो सही तरीके से चलती रहे। अगर किसी प्रोसेस के ठीक तरीके से होने या चलने में कोई परेशानी है तो इस बारे में अपने सुपरवाइजर को या HOD को बताएं। यदि आपके किसी इक्विपमेंट में कोई परेशानी है तो इस बारे में भी अपने सुपरवाइजर, बायोमेडिकल इंजीनियर और HOD को बताएं। HOD की जिम्मेदारी है कि अगर इस परेशानी को ठीक करने में इतना समय लगेगा जिससे कि बाकी डिपार्टमेंट्स के काम पर असर पड़ सकता है, तो उसे इस परेशानी के बारे में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए और ये परेशानी कितनी देर में ठीक की जा सकती है इसके बारे में भी जानकारी देनी होती है। ये जानकारी उन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर की जाती है जो कि इस परेशानी की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। एक बार जब इस इशू या परेशानी को रिजॉल्व कर लिया जाता है तो फिर से उन सभी स्टेक होल्डर्स या डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है जिनका काम इस प्रोसेस या मशीन के खराब होने की वजह से अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर MRI की मशीन है तो MRI टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि MRI मशीन हमेशा स्मूथली चलती रहे। अगर MRI मशीन में कोई परेशानी आती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बायोमेडिकल इंजीनियर अपने सुपरवाइजर और HOD को इन्फॉर्म करें। अगर HOD को ऐसा लगता है कि MRI की मशीन की प्रॉब्लम को समय रहते ठीक नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स को परेशानी हो सकती है, तो वो ये जानकारी हॉस्पिटल के हेड को और उन सभी डिपार्टमेंट्स जैसे कि IPD, नर्सिंग सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस और OPD डिपार्टमेंट को देंगे। और जब ये MRI मशीन ठीक हो जाएगी तो इसके ठीक होने की जानकारी भी इनपेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, नर्सिंग सुपरवाइजर्स और फ्रंट ऑफिस को दी जाएगी। इस प्रोसेस को फेलियर रिपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। यदि ये फेलियर किसी ऐसे सिस्टम में आता है जिसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट एजेंसी या सरकारी संस्था से लाइसेंस लेना पड़ता है और ऐसे फेलियर की वजह से और लोगों को भी खतरा हो सकता है, तो हमें इस फेलियर की जानकारी उस सरकारी संस्था या गवर्नमेंट एजेंसी को भी देनी पड़ती है। जैसे कि यदि हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो ये जानकारी नजदीकी फायर ब्रिगेड स्टेशन के साथ भी शेयर की जाएगी। इसी तरह यदि हॉस्पिटल में किसी रेडिएशन इक्विपमेंट में ऐसी खराबी आ गई है जिससे कि रेडिएशन लीक हो रही है, तो ये जानकारी हमें हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा उस रेडिएशन इक्विपमेंट के लिए जिस सरकारी संस्था या गवर्नमेंट एजेंसी से लाइसेंस मिलता है जैसे कि AERB को भी देनी पड़ेगी। ये जानकारी देने का काम मेंटेनेंस, बायोमेडिकल इंजीनियर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया जाता है। थैंक यू।